वेलकम फ्रेंड्स। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, किसी का भी नाम उठा लीजिए, चाहे अगर हम बात करें एलोन मस्क की, चाहे वॉरेन बफे की बात करें, चार्ली मंगर की बात करें, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स की बात करें, किसी भी व्यक्ति का आप एग्जांपल उठा लीजिए, इन सभी की लाइफ में एक ऐसी चीज़ कॉमन है जिसकी बदौलत ये सभी अमीर बने हैं। और वो कॉमन चीज़ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आज आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब पर हम जारी चर्चा करते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस बुक का 6 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है टेल्स यू विन। जी हाँ, ये जो टेल्स है ना, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इस चैप्टर के अंदर बहुत प्यारे तरीके से बताया गया है और ये एकमात्र ऐसा रीज़न है जो कॉमन पाया जाता है हर एक अमीर इंसान की लाइफ में या फिर हर एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल की हेल्प से, क्योंकि किताब है ही पॉपुलर अपनी स्टोरीज और एग्जाम्पल के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, हम 3 कैरेक्टर्स को पिक करते हैं इस एग्जाम्पल को पूरा करने के लिए, जिसमें एक कैरेक्टर है उसका नाम है शिवम, दूसरा कैरेक्टर उसका नाम है नरेंद्र और तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम है राहुल। अब हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे और इन कंपैरिजन की हेल्प से हम इस पूरे एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। आपको जो चीज़ यहाँ से सीखने को मिलने वाली है, आई डोंट थिंक कि आपने इससे पहले इस चीज़ के बारे में सीखा होगा। तो आइए जानते हैं। अब हुआ क्या है कि ये जो 3 लोग हैं, शिवम, नरेंद्र और राहुल, तीनों को $1 दिए गए कि लो $1 और जाकर इसको मार्केट में इन्वेस्ट करो। अब हुआ क्या कि तीनों के जो $1 थे सेम टाइम पर सेम स्टॉक में इन्वेस्ट किए गए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक एक का सिनेरियो उठाते हैं। सबसे पहले हम शिवम की बात करते हैं। अब शिवम की बात करें तो शिवम ने क्या किया कि जैसे उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया था अपना $1, सेम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, मार्केट में रिसेशन आ रहा था, डाउनफॉल हो रहा था, कभी मार्केट ऊपर जा रही थी, तो शिवम ने कोई हरकत नहीं करी। उसका पैसा मार्केट में पड़ा रहा, उसने कोई हरकत नहीं करी अपने पैसे के साथ में। उस $1 को उसने ऐसा लग रहा था कि वो उसको भूल चुका है। ये शिवम का सिनेरियो था। दूसरा हम बात करते हैं नरेंद्र की। अब अगर हम नरेंद्र की बात करें तो नरेंद्र ने क्या किया कि जो $1 उसका मार्केट में इन्वेस्ट था, जो स्टॉक मार्केट में उसका इन्वेस्टेड था, उसने क्या किया कि जैसे ही रिसेशन आया, जब तक इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, जब तक मार्केट जो है अप स्केल में जा रही थी, तब तक तो उसने वो पैसा इन्वेस्टेड रखा। पर जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगा, यानी कि जैसे ही उसे पता चला कि रिसेशन आने वाला है, उसने अपना $1 मार्केट से बाहर निकाल लिया, यानी कि स्टॉक को बेच दिया। और जैसे ही रिसेशन खत्म हुआ, उसने फिर से स्टॉक को खरीद लिया, वही सेम स्टॉक में उसने फिर से पैसा डाल दिया, उतना ही जितना अमाउंट उसने बाहर निकाला था। ये नरेंद्र का सिनेरियो था। तीसरे नंबर पे आता है राहुल। अब राहुल के साथ क्या हुआ कि राहुल ने जैसे मार्केट बूम पर थी, इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, तब तक उसने पैसा इन्वेस्टेड रखा। पर जैसे ही रिसेशन आया, अब इसने क्या किया, रिसेशन आते ही तुरंत पैसा मार्केट से नहीं निकाला। इसने थोड़ा सा वेट किया कि ये चेक कर रहा था कि कब तक रिसेशन रहेगा। वेट किया इसने, उसने देखा कि रिसेशन आता जा रहा है, मार्केट नीचे जाती जा रही है, इसका जो स्टॉक उसने खरीदा था वो नीचे जा रहा है, यानी कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी $1 उससे भी नीचे जाती जा रही है। अब 6 मंथ तक इसने वेट किया। अब उसको लगने लगा कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाली, अब तो ये और नीचे जाएगी, जितना बचा कुचा पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या किया, उस स्टॉक को सेल कर दिया, यानी कि रिसेशन के 6 मंथ बाद। और फिर क्या किया, जब रिसेशन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगा, अब इसने फिर से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। फिर से ये वेट कर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, कहीं फिर से रिसेशन आ जाए। तो इसने वेट किया और 6 मंथ तक इसने वेट किया। जब उसे लगने लगा कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा, इसने फिर इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से तीनों का जो फिनोमिना रहा, तीनों का जो सिनेरियो रहा था, वो इस तरीके से रहा। अब इसके बाद चूंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था कि इतने टाइम पीरियड तक आपका पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है, स्टार्टिंग और एंड। अब उस टाइम पीरियड के बाद जब अमाउंट कैलकुलेट करेगी कि $1 जो है वो एक्चुअल कितने डॉलर में कन्वर्ट हो चुका है, जब वो कैलकुलेट किया गया था तो जो रिजल्ट आया वो हैरान कर देने वाला था। अगर मैं शिवम की बात करूं तो शिवम का जो $1 था वो $4,35,551 में कन्वर्ट हो चुका था। दूसरा नरेंद्र का जो $1 था वो $2,57,388 में कन्वर्ट हो चुका था। और वही माय डियर फ्रेंड, जो राहुल का $1 था वो आपका $2,34,471 में कन्वर्ट हो चुका था। अब आप देख पा रहे हो कि तीनों की जो प्राइस है, तीनों का जो पैसा, उसमें कितना डिफरेंस है। नरेंद्र और राहुल के पैसे में उतना डिफरेंस नहीं है, उनके डॉलर्स लगभग सेम है। लेकिन शिवम, अगर हम शिवम की बात करें तो उसकी अमाउंट में और नरेंद्र और राहुल की अमाउंट में दोनों में 50% तक का गैप आ चुका है, यानी कि 50% तक अमाउंट में गैप देखने को मिल रहा है, डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है।
अब ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से प्राइस में इतना डिफरेंस आया? अब माय डियर फ्रेंड, ये जो डिफरेंस आया वो क्यों आया उसको समझते एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट की हेल्प से जो इस किताब के अंदर ऑथर ने दिया है। ये जो कोट है वो है माय डियर फ्रेंड नेपोलियन बोनापार्टे का, जो कि एक मिलिट्री जीनियस थे। उन्होंने कोट दिया है, द मैन हु कैन डू द एवरेज थिंग व्हेन ऑल दोज अराउंड हिम आर गोइंग क्रेजी इज अ जीनियस। मतलब समझ में आया आपको कि जब आसपास के लोग क्रेजी हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें, और ऐसे स्थिति में अगर कोई इंसान एवरेज रहता है तो उसको जीनियस बोला जाता है। अब इसकी हेल्प से हम तीनों का सिनेरियो समझते हैं। शिवम ने क्या किया, मार्केट नीचे गया, रिसेशन आया, सब कुछ आया, उसने कोई भी हरकत नहीं करी, कोई भी डर उसके अंदर नहीं था, वो बिल्कुल काम रहा, यानी कि वो एवरेज रहा, उसने कोई स्मार्ट मूव नहीं दिखाई, एवरेज रहा। और जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि उसके जो रिटर्न है उसमें ऑलमोस्ट 50% का इजाफा हुआ एज कम्पेयर टू नरेंद्र और राहुल। वही नरेंद्र के साथ आपने देखा कि जैसे रिसेशन आने को था उसने स्टॉक सेल कर दिया, और जैसे रिसेशन खत्म हुआ फिर से खरीद लिया। तो उसने क्या किया, वो अपना एक्चुअल माइंड लॉस कर गया था, यानी कि एक्चुअल वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका पैसा कहीं नीचे ना चला जाए, कहीं उसको और लॉस ना हो जाए। तो उसने तुरंत एक्टिविटी करी, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि उसके टोटल प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आ गया। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने क्या किया, राहुल ने रिसेशन आया, उसने सेल कर दिया, 6 महीने बाद सेल किया, 6 महीने बाद, और फिर जैसे मार्केट ऊपर गया उसके 6 महीने बाद फिर से खरीद लिया। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं क्रेजी थिंग कर रहा था, उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, वो भी खरीदना बेचना कर रहा था। लेकिन शिवम कांस्टेंट रहा, एवरेज रहा, और जिसका रिजल्ट आपने देखा कि उसकी जो प्रॉफिट उसमें कितना डिफरेंस आया। और इसी वजह से माय डियर फ्रेंड, एवरेज होने की वजह से डिसीजन सबका सेम था, सेम टाइम पर इन्वेस्ट किया, सेम अमाउंट सेम स्टॉक में, लेकिन जो शिवम का डिसीजन था वो उसके लिए टेल्स का काम कर गया, और वहीं नरेंद्र और राहुल उनके लिए वो एक तरह से फेलियर रहा। तो टेल्स इस तरीके से काम करता है, जब कोई इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर सब लोग डरे हुए हैं, बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन उसमें भी वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली संभाले रखे हैं, एक एवरेज मूव ले रहा है। तो उसी वजह से उसकी लाइफ में टेल्स आता है, और टेल्स मतलब विन, यानी कि आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ होना। अब इसको ना हम और 2-3 एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप सभी ने डिज्नी के बारे में सुना होगा। डिज्नी, आज आप सर्च करोगे नंबर 1 कार्टून मूवीज़ जो कंपनी है वो डिज्नी है, ठीक है। आपने भी कार्टून्स देखे होंगे, बचपन से देखे होंगे। अब डिज्नी की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको डिज्नी इतनी बड़ी कंपनी दिखती है, इट डजंट मीन कि डिज्नी ने जो डिसीजंस लिए वो सारे के सारे अच्छे डिसीजन थे, जिसकी वजह से डिज्नी आज सक्सेसफुल है। डिज्नी जब स्टार्ट हुई थी तो मिड 1930s में जब उसने कंपनी शुरू करी थी, तो जो कार्टून्स मूवीज़ वो बनाती थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो मूवीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, जिसकी वजह से, और खर्चा होने के बावजूद वो मूवी चल नहीं रही थी, तो उसकी वजह से उसका बहुत तगड़ा लॉस हुआ। और माय डियर फ्रेंड, उसका जो पुराना स्टूडियो था वो बैंकरप्ट हो गया पूरी तरह से। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने और कर्जा लिया और फिर से मूवीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, कार्टून मूवीज़ बनाना फिर से शुरू कर दिया। और उसने ऐसी ऐसी कार्टून मूवीज़ बनाई जो कि बहुत लॉन्ग आवर्स की हुआ करती थी, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड था बहुत लंबा हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो बनाता गया, कोई कार्टून मूवी उसकी नहीं चली। लेकिन 1938 में इनिशियल 6 मंथ के अंदर एक शॉर्ट कार्टून मूवी उसने बनाई थी जिसका नाम था द स्नो वाइट, और वो मूवी ऐसी चली माय डियर फ्रेंड, ऐसी चली कि उस मूवी ने, एक सिंगल मूवी ने उस कंपनी को, डिज्नी को $8 मिलियन का प्रॉफिट अर्न करके दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ जो बनाई थी, इतनी सेवरल आवर्स की मूवी बनाई, वो नहीं चली, और ये मात्र 83 मिनट्स की मूवी थी जिसने $8 मिलियन का प्रॉफिट दिया था डिज्नी को। और डिज्नी के लिए ये एक टेल्स की तरह काम कर गई, यानी कि जो स्नो वाइट थी ये उसकी लाइफ में एक तरह से टेल्स का काम किया। और माय डियर फ्रेंड, ये जो द स्नो वाइट कार्टून था जिसने $8 मिलियन का प्रॉफिट दिया था डिज्नी को, इसने डिज्नी की पूरी जो जर्नी थी, पूरी जो फेलियर था वो सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी मदद से डिज्नी ने अपना सारा कर्जा चुकाया। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे जिनकी सैलरीज पेंडिंग थी, उनको वो सैलरीज पे करी और उसके बाद उनको बोनसेस दिए। इसके साथ साथ जब इस कार्टून मूवी को ऑस्कर मिला तो उसने एक छोटी सी नॉर्मल डिज्नी कंपनी को एक सेलिब्रिटी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, एक पॉपुलर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था। तो यानी कि डिज्नी ने कितनी एफर्ट लगाए, कितने डिसीजंस लिए, सब फेल होते गए। और जिसकी उम्मीद नहीं थी कि ये छोटा सा कार्टून $8 मिलियन का प्रॉफिट दे सकता है, और उस एक छोटे से मूव ने पूरी लाइफ चेंज कर दी डिज्नी की। एंड ये जो छोटा सा कार्टून था द स्नो वाइट, ये डिज्नी के लिए टेल्स का काम कर गया। सो माय डियर फ्रेंड, डिज्नी के लिए सक्सेसफुल चीज़ क्या रही कि जो डिज्नी था
और नॉर्मली अगर हम बात करें तो जब ऐसा किसी के सामने कोई टाइम पीरियड आता है कि जब सारी चीज़ें उसकी लॉस में जा रही हो, सारे डिसीजन उसके फेल होते जा रहे हो, तो इंसान अपना माइंड लॉस कर देता है। इंसान जो है क्रेजी चीज़ें करना शुरू कर देता है, या तो गिव अप करेगा या कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा जिससे वो डिप्रेशन में चला जाए, तो ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। लेकिन डिज्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने आप को एवरेज रखा और उस एवरेज का रिजल्ट था द स्नो वाइट। इसके साथ साथ आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा। वॉरेन बफे अपने खुद के इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने 400 से 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि उनके पोर्टफोलियो में 400 से 500 स्टॉक्स है। लेकिन उन 400 से 500 स्टॉक्स में से मात्र 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी नेटवर्थ को बिल्ड करने में। आज उनकी नेटवर्थ आप देखते हो $128 बिलियन के आसपास है। तो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है माय डियर फ्रेंड, वो है आपकी सिर्फ 10 स्टॉक्स इन 500 और 400 स्टॉक्स। सो आप देख पा रहे हो, अगर हम ये परसेंटेज के हिसाब से भी निकालें तो 500 का 10 कितना परसेंटेज होता है? 2%। तो आप एक चीज़ समझिए कि उन्होंने 100% अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें से मात्र 2% उनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जिसने उनकी लाइफ बना दी, जिसने उनकी नेटवर्थ को $128 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो वॉरेन बफे के कितने 98% जो डिसीजंस थे उन्होंने उतना काम नहीं किया, मात्र 2% जो उनका डिसीजन था वो उनके लिए टेल्स का काम कर गया। तो इसलिए आपने देखा कि वॉरेन बफे की सक्सेस भी इतनी आसान नहीं थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आप सभी ने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा। तो राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में 32 से 40 स्टॉक हैं और वो खुद बताते हैं कि उन 32 से 40 स्टॉक्स में से मात्र 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन उन 5 में से भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। उस स्टॉक के बारे में आप सभी जानते होंगे, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखो। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम 32 का भी एक देखते हैं जो कि कितना परसेंट होता है, लगभग 3%। यानी कि यहाँ पर भी राकेश झुनझुनवाला की जो 100% जो इन्वेस्टमेंट थी, जो 100% डिसीजंस थे, उसमें से 97% डिसीजंस उनके एक तरह से उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। मात्र 3% उनके जो डिसीजंस थे वो उनके लिए एज अ टेल्स काम किया और वो 3% की वजह से आज राकेश झुनझुनवाला वॉरेन बफे ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ें आपको पकड़नी है, ये चीज़ आपको समझनी है। आप ये मत सोचिए अपनी लाइफ में, आप खुद देखिए, चाहे डिज्नी की बात करें, चाहे वॉरेन बफे की बात करें, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, और इससे पहले जो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया था चाहे उसकी बात करें, आपने नोटिस करा होगा कि इन सभी की लाइफ में ये जब अपनी लाइफ में एवरेज रहे, उस एवरेज की वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में टेल्स फाइंड किया। टेल्स क्या? वो एक छोटी सी चीज़ जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। लेकिन उस छोटी सी चीज़ को पाने के लिए इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत सारे डिसीजंस लिए थे जो फेल हुए थे। तो यही चीज़ आपको समझनी है माय डियर फ्रेंड। कोई भी ऐसा हार्डकोर, कोई भी ऐसा प्रूवन नियम नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट करो और आपका पहला ही डिसीजन आपको सक्सेस दिला दे। आपको अपनी लाइफ में अगर टेल्स फाइंड करना है जो आपके लिए, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट बन जाए, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ उठा लीजिए, कोई भी, और बहुत सारे डिसीजंस आप तब ले पाओगे जब आप अपने आप को एवरेज रख पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है, जब व्यक्ति पहला डिसीजन लेता है, सपोज करो आपने पहला डिसीजन लिया, कोई भी डिसीजन लिया आपने, मान लेते हैं कि आपने सोचा कि मुझे महीने के 10 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, और आपने काम करना स्टार्ट किया, आप 1 लाख पे पहुंच गए, और 1 लाख पे पहुंचने के बाद आप खूब मेहनत कर रहे हो बट आपकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। अब ऐसे में लोग क्या करेंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे, मतलब क्रेजी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, या इसके अलावा गिव अप कर देंगे। ठीक है यार, 1 लाख रुपए भी बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हुई क्रेजीपन करना। लेकिन जो व्यक्ति इसमें एवरेज बना रहेगा, तो एवरेज मतलब क्या कि भाई उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने इतना काम किया, मैं 1 लाख पर पहुंच गया, इसी को कंसिस्टेंटली और करता जाता हूँ और ये देखता हूँ कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो अपने ज़्यादा एफर्ट लगाने की वजह और नीचे ज़्यादा जाने की बजाय कि डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, उसकी वजह काम कूल अपने आप को रखा और दिमाग लगाते गए और कंसिस्टेंटली और डिसीजंस लेते गए। और आप देखना, एक टाइम बाद आप 10 लाख रुपए बहुत इजीली कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो यही चीज़ होती है अपनी लाइफ में। आप देखना, आपकी ज़िंदगी में आप 100 डिसीजन लोगे, तब जाकर आपकी ज़िंदगी में 1 या 2 ऐसे डिसीजंस होंगे जो उन 100 डिसीजन, यानी कि जो आपके, अगर हम बात करें आपने 100 डिसीजन लिए, उसमें से 1 या 2 ऐसे डिसीजन होंगे जो आपके पूरे 98 डिसीजंस में जो आपने लॉस किया है उसकी भरपाई करेंगे। और यही एकमात्र ऐसी कॉमन चीज़ है माय डियर फ्रेंड, जो जितने भी अमीर लोग आपको दिखते हैं, चाहे एलन मस्क की बात करें, चाहे रतन टाटा जी की बात करें, राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, किसी भी व्यक्ति को उठा लो, किसी भी व्यक्ति को, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लिए, बहुत सारे प्लानिंग करी है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया, बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया।
गिव अप नहीं किया, डिप्रेशन में नहीं आया, ये सारी चीज़ें नहीं की, उन्होंने अपने आप को एवरेज रखा है। और जो इंसान डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को एवरेज रख ले, वही उसके लिए जीनियस के तौर पर काम करता है और वही चीज़ उसको सक्सेस दिलाती है। यही पूरी की पूरी चीज़ माय डियर फ्रेंड इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 6 के अंदर बताई गई है, जिसका नाम है टेल्स यू विन। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी का टेल्स फाइंड करना चाहते हैं तो बस एक चीज़ याद रखो, डिसीजंस पे डिसीजंस लेते जाओ, ठीक है। अगर कोई फेल हो रहा है फिर भी दूसरा लो, तीसरे पे काम करो, अपने आप को एवरेज रखो बस, एंड देन यू विल फाइंड कि आप अपनी ज़िंदगी का टेल्स बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लोगे। सो माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल भी दे ही देता हूँ। देखो आप देख रहे हो मैंने पूरी की पूरी रिच डैड पुअर डैड के ऊपर सीरीज़ बना रखी है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी पर भी ये 6 चैप्टर है। तो कंटिन्यूसली अब मैं अगर किसी बुक के बारे में बात करूं, किसी चैप्टर के बारे में बात करूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चैप्टर मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर उसको समझना पड़ता है, फिर कैसे मैं आपको उस चैप्टर को इजी बनाकर समझाऊं जिससे कि आप उसको इंप्लीमेंट कर सकें और आपको पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए मुझे उस चैप्टर को उस हिसाब से तैयार करना पड़ता है, एंड देन आफ्टर दैट मैं उस चीज़ को आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। इतनी एफर्ट लगाने के बाद भी आप देख रहे हो, अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखोगे तो किसी पर आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, कोई वीडियो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, नहीं चल रही। इट डजेंट मीन कि मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में आगे तक जा सकता हूँ, और मुझे पता है कि टाइम लगेगा। मुझे अभी तक मेरा टेल्स नहीं मिला, मेरा टेल्स पाने के लिए मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, कई सारी वीडियोस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी किताबें कवर करनी पड़ेंगी, फिर उनमें से एक ऐसा होगा जो मेरे लिए टेल्स का काम करेगा, और वो पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऐसे माय डियर फ्रेंड, आपको भी अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करते जाओ, एवरेज रहो, फोकस रहो, आप देखना आपको अपनी लाइफ का टेल्स ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।